हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं डायबिटीज़ के बारे में कि डायबिटीज़ होता क्या है, किस किस वजह से डायबिटीज़ होता है, उसको ठीक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, अगर डायबिटीज़ को ठीक किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है। इन सारे क्वेश्चंस का आज के वीडियो के अंदर हम आपको जवाब देंगे। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि डायबिटीज़ के अंदर होता क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो कि डायबिटीज़ के अंदर होती है वो है शुगर का इंक्रीज हो जाना, शुगर लेवल इन ब्लड इंक्रीज हो जाना। अब ये क्यों हो रहा है इंक्रीज, सबसे मेन प्रॉब्लम ये है। इसके लिए हम छोटी सी फिजियोलॉजी समझेंगे पहले और उसके बाद में आपको बताएंगे। डायबिटीज़ होती है और जो इंसुलिन हार्मोन होता है, इंसुलिन हार्मोन होता है वो पैनक्रियाज ग्लैंड से सीक्रेट होता है। पैनक्रियाज ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं और कौन कौन सी पैनक्रियाज की सेल से सीक्रेट होते हैं वो एक बार ब्रीफली अपन देख लेते हैं। अल्फा सेल से ग्लूकागॉन सीक्रेट होता है एंड बीटा सेल से इंसुलिन, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी, एंड गामा सेल से सीक्रेट होता है सोमेटोस्टेटिन। इसके अंदर हम इंसुलिन को जानते हैं और इसी की वजह से डायबिटीज़ की प्रॉब्लम कोज होती है। इंसुलिन होता है वो ग्लूकोज को ब्लड के अंदर से कम करता है या फिर ग्लूकोज का डाइजेशन करता है या फिर उसको बॉडी के अंदर यूज लेता है, एनर्जी उससे प्रोड्यूस होती है। किससे? शुगर से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो काम कौन करवाता है? इंसुलिन करवाता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि डायबिटीज़ के कितने पार्ट्स होते हैं। डायबिटीज़ मेनली 3 पार्ट्स में होता है। डायबिटीज़ मेलाइटस 1, डायबिटीज़ मेलाइटस 2 एंड डायबिटीज़ इंसिपिडस, जो कि होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है वो एडीएच हार्मोन की कमी से होता है। एडीएच हार्मोन होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। और इसके सिम्टम होते हैं कि डायबिटीज़ इंसिपिडस है किसी पेशेंट को तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे? पॉलीडिप्सिया होगा, पॉलीयूरिया होगा। पॉलीडिप्सिया के अंदर पेशेंट को प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी और पॉलीयूरिया क्या होता है? यूरिन बहुत ज़्यादा जाएगा, पेशेंट कंटिन्यूसली बार बार यूरिन जाएगा वो। अगर ज़्यादा यूरिन जा रहा है तो वाटर इनटेक भी ज़्यादा करेगा वो। ये था डायबिटीज़ इंसिपिडस, जो कि अपन ने एक ब्रीफली या फिर ओवरव्यू ले लिया है। अब अपन पढ़ते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस कि डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर क्या होता है। अभी हमने हार्मोन का जिक्र किया था कि इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन होता है, इसके अंदर डायबिटीज़ के अंदर इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाता है या फिर डिक्रीज हो जाता है। इंसुलिन हार्मोन ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। अब ये क्यों होता है और कितने % लोगों के अंदर ऐसा होता है? बीटा सेल से सीक्रेट होता है तो इसके अंदर क्या होता है? बीटा सेल होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। अगर बीटा सेल ही डैमेज हो गई तो इंसुलिन का सीक्रेशन कम हो जाएगा या फिर उसकी क्वांटिटी बॉडी के अंदर कम हो जाएगी। इसको बोलते हैं डायबिटीज़ 1 को ऑटो इम्यून डिजीज, जो कि अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा ही था कि ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है। एंड ये सबसे ये मेनली होता है किससे? मतलब फैमिली हिस्ट्री होती है इसकी, कोई न कोई पेशेंट होता है उसके फैमिली के अंदर किसी को ये डिजीज हुआ होता है। इसको मतलब फैमिली हिस्ट्री से कोरिलेट कर सकते हैं अपन। और ये दुनिया के अंदर 10% लोगों के अंदर ही देखने को मिला है, जो कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसको क्योर नहीं किया जा सकता है कम्प्लीटली। ठीक है। इसको मतलब इसका ट्रीटमेंट होगा प्रॉपर कांट क्योर, मतलब कम्प्लीटली इसको ठीक नहीं कर सकते हैं अपन। अब जानने की कोशिश करते हैं कि डायबिटीज़ 2 क्या होता है, डायबिटीज़ मेलाइटस 2 क्या है। इसके अंदर क्या होता है कि इंसुलिन होता है वो
प्रोड्यूस तो सफिशेंट अमाउंट के अंदर होता है, प्रोडक्शन के अंदर कोई कमी नहीं होती है। एक नॉर्मल पर्सन के अंदर जितना इंसुलिन सीक्रेट होना चाहिए ग्लैंड से उतना होता है, लेकिन रेसिस्टेंस हो जाता है इसका। रेजिस्टेंस मतलब रिसेप्टर काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन बनने से ही भला थोड़ी ना होगा। इंसुलिन हार्मोन का रिसेप्टर के ऊपर जाना, रिसेप्टर के थ्रू एक्सेप्ट करना हार्मोन को, और उसके बाद में वर्क करना, तब जाके पूरा काम होता है। लेकिन यहाँ पे जो रिसेप्टर है वो ही कोऑपरेट नहीं करेगा, वो ही मतलब हेल्प नहीं करेगा। सो इसको बोलेंगे अपन रेजिस्टेंस, जो कि मोस्ट ऑफ लोगों के अंदर देखने को मिलता है, और ये 90% लोगों के अंदर यही डायबिटीज़ 2 होता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस 2। ओके, सो इसको ठीक कैसे किया जाए, या फिर इसके लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस क्या होंगे, क्या एक्सरसाइज होंगे, और क्या इसका मेडिकेशन होगा। सो सबसे इम्पोर्टेंट आपको एक बात बता देते हैं कि अगर डायबिटीज़ सीवियर कंडीशन के अंदर है, मतलब शुगर लेवल है ब्लड के अंदर काफ़ी हाईली इंक्रीज्ड है, तो वो 2 प्रॉब्लम्स कर सकता है, कार्डियक और रेनल। रेनल प्रॉब्लम के अंदर किडनी को डैमेज हो सकता है, और कार्डियक प्रॉब्लम के अंदर सबको ही पता है कि हार्ट को डैमेज हो सकता है, या फिर हार्ट को प्रॉब्लम हो सकती है। एंड इसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि जो डायबिटीज़ 2 होता है, मेलाइटिस 2 होता है, वो रिवर्सिबल होता है। अगर प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट लिया जा रहा है, और एक्सरसाइज की जा रही है, योगा किया जा रहा है, डाइट पे कंट्रोल किया जा रहा है, तो ये रिवर्सिबल हो सकता है। लेकिन जो डायबिटीज़ मेलाइटिस 1 है, ये रिवर्सिबल नहीं होता है। ओके, सो अब हम देखते हैं कि डाइट प्लान क्या होगा। सबसे पहले डाइट प्लान के अंदर डाइट प्लान क्या होगा, डाइट प्लान के अंदर अपने को लो कैलोरी इनटेक करना है, जैसे फ्रूट्स वगैरह पेशेंट को लेने हैं, जिससे मतलब लो एनर्जी होती है। लो कैलोरी डाइट के अंदर ओबियसली लो एनर्जी होती है, जिससे फैट डिपोजिशन होता है, उसका लॉस होता है, और पेशेंट को काफ़ी मतलब रिलीफ मिलता है डायबिटीज़ से। और सबसे ये मेन फीचर है, सबसे मेन प्रॉब्लम है ये कि किसकी वजह से होती है। कौन से पेशेंट्स में होती है। जो पेशेंट मोटे होते हैं, जो पेशेंट ओबीज होते हैं, ओबीज पेशेंट्स के अंदर ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। कौन सी? डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, ये सब ओबीज पेशेंट्स के अंदर ही देखने को ज़्यादा मिलती हैं। इसलिए अपने को डाइट बहुत अच्छे से प्लान तरीके से लेनी चाहिए, और उसके साथ में एक्सरसाइजेज भी करनी चाहिए। एक्सरसाइज के अंदर हम आपको बताएंगे कि ओवरऑल बॉडी को मतलब स्टिमुलेट करें, या फिर ओवरऑल बॉडी एक्टिवेट हो, ऐसी एक्सरसाइज अपने को करनी चाहिए। जैसे रनिंग वगैरह है, और जितना भी साइकिलिंग है, रनिंग है, ये सारी एक्सरसाइजेज करनी चाहिए मॉर्निंग टाइम के अंदर। और योगा इफ़ क्या मतलब योगा भी सभी को करना चाहिए। इसके अंदर रनिंग, साइकिलिंग एंड योगा, ये सारी एक्सरसाइज कंटिन्यूअसली करनी चाहिए। अगर कंटिन्यूअसली कर रहे हैं कोई भी पेशेंट, और एक्सरसाइज कर रहे हैं एंड डाइट का प्लान कर रहे हैं पूरे अच्छे तरीके से, तो उनका डायबिटीज़ मेलाइटिस 2 अच्छे से क्योर हो सकता है, और 90% पीपल्स को डायबिटीज़ मेलाइटिस 2 ही होता है। एंड बात अभी आती है कि इसके मतलब टेस्ट कैसे होते हैं, या फिर टेस्ट के बारे में कि कितने से ज़्यादा शुगर हो तो वो डायबिटिक कहलाता है, कितने से कम हो वो डायबिटिक नहीं कहलाता है, या फिर प्री डायबिटिक होता है। वो आप सब अभी फ़ोटो के अंदर देख ही रहे हैं। एंड नाउ वी आर कमिंग ऑन ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के अंदर जो अपन मेडिसिन देते हैं, लाइक मेटफॉर्मिन सबसे फेमस
दवाई है जो कि काम करती है वर्क ऑन रिसेप्टर, क्योंकि रिसेप्टर के अंदर प्रॉब्लम है। रिसेप्टर है वो इंसुलिन और रिसेप्टर का दोनों का कॉम्बिनेशन सही नहीं है, और रिसेप्टर मतलब ख़राब हो गया है या फिर वो अच्छे से प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है, तो मेटफॉर्मिन है वो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है। और जैसे ये DM2 के अंदर यूज कर सकते हैं। जो दूसरी दवाई है, या फिर डायरेक्ट इंसुलिन किन को देते हैं, तो डायरेक्ट इंसुलिन तो आप समझ ही रहे होंगे, जिन पेशेंट्स के अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं होता उनको डायरेक्ट इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, जो कि सबक्यूटेनियस होता है, और वो किसके अंदर होता है, डायबिटीज़ मेलिटस 1 के अंदर होता है। आज हम ऐसी 3-4 मेडिसिन के बारे में जिक्र करने वाले हैं जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव ड्रग हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ड्रग हैं, किसके अंदर, डायबिटीज़ के अंदर। सो वो कौन से रिसेप्टर पे काम करती हैं, तो वो है SGL2 रिसेप्टर का इनहिबिटर। SGL2 इनहिबिटर ड्रग्स हैं। इसके अंदर आती हैं 3 ड्रग आती हैं, कैनाग्लिफ्लोजिन, दूसरी है डेपाग्लिफ्लोजिन, एंड थर्ड है इम्पाग्लिफ्लोजिन। ये 3 ड्रग्स हैं जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव ड्रग हैं, और पेशेंट को इनसे काफ़ी रिलीफ मिलता है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स हैं ये। सो इनके मतलब ये वर्क कैसे करते हैं, किसके थ्रू ये वर्क करती हैं, सो ये किडनी के थ्रू जो भी शुगर होता है उसको एक्सक्रीट कर देती हैं। किडनी के थ्रू किडनी की हेल्प से यूरिन के थ्रू शुगर को एक्सक्रीट कर देती हैं। तो अगर यूरिन के थ्रू शुगर का बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर एक्सक्रीशन हो रहा है तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। सो साइड इफ़ेक्ट क्या देखने को मिल सकते हैं, पेशेंट को बार बार UTI हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, एंड BP भी लो हो सकता है। BP लो हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो शुगर होता है वो एक ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी होती है उसकी, और जो वाटर को अपने साथ में खींच लाता है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर वॉल्यूम कम हो जाता है, और वॉल्यूम कम हो जाएगा तो BP ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, या फिर BP लो हो जाएगा। वेट लॉस, इफ़ ग्लूकोज डायरेक्टली बाहर निकल रही है बॉडी से तो ओबियसली वेट लॉस भी होगा ही पेशेंट का। एंड हाइपोग्लाइसेमिया, अगर डोज, ये रेयर कंडीशन के अंदर होता है, इफ़ डोज हैवी हो या फिर उसके वेट के अकॉर्डिंग जो भी डोज दिया है डॉक्टर ने, या फिर जिसका डोज हाई हो उसकी वजह से उसको हाइपोग्लाइसीमिया कोज हो सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर चांस के अंदर होता है, ऐसा होता नहीं है। बाकी इन सब चीज़ों से भी कोई इतनी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। एक जनरल साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि अगर इन केस हो भी जाते हैं तो इनको ठीक किया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डायबिटीज, उसको ठीक करना। सो उसके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव ड्रग हैं ये तीनों ड्रग। अब पेशेंट की कंप्लेन होती है कि साहब इनको लेना कब है, सो इनको मॉर्निंग टाइम में प्रेफर करते हैं, और इनका एक फ़िक्स टाइम होना चाहिए। आपको फ़िक्स टाइम कर लेना है कि मॉर्निंग के अंदर कब लेना है, एंड मॉर्निंग के अंदर लेने के बाद में और इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि खाना खाने के बाद में लेना है या पहले, कभी भी ले सकते हैं। और मॉर्निंग के अंदर हम इसलिए सजेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इफ़ आप रात को ये टैबलेट लेते हो तो रात को में भी आपको यूरिन ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि सारा ग्लूकोज है वो यूरिन के थ्रू आ रहा है। सो यूरिन सिक्रेशन भी ज़्यादा होगा, और वाटर एक्सक्रीशन भी ज़्यादा हो रहा है इसलिए। और ये दवाइयाँ तीनों कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं, कॉन्ट्रा
इंडिकेटेड, कॉन्ट्राइंडिकेटेड मतलब होता है जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट हैं उनको समझाने के लिए कि आप नहीं ले सकते। कब नहीं ले सकते? एक तो प्रेगनेंसी के अंदर नहीं ले सकते और एक लैक्टेटिंग मदर इनको नहीं ले सकती हैं, ठीक है। एंड सो ये था आपका डायबिटीज़ मेलाइटस। और आज हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए, जो शुगर के बारे में समझाएगा कि इंसुलिन कैसे वर्क करता है। सपोज दैट अपनी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन बन रहा है वो काम कर सकता है ओनली पर डे 50 ग्राम शुगर पर। लेकिन अगर पेशेंट ले रहा है सपोज दैट 150 ग्राम या फिर 200 ग्राम या फिर इससे ज़्यादा भी, या फिर मतलब 50 ग्राम से ज़्यादा अमाउंट के अंदर शुगर इंटेक कर रहा है, तो जो वो बचा हुआ शुगर है, इंसुलिन तो इतना ही बन रहा है जो कि 50 ग्राम को ही यूज में ले सकता है, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन अपन ज़्यादा ले रहे हैं तो जो बाकी का शुगर है वो ब्लड के अंदर घूमता रहेगा, जो कि एक्सक्रीट भी नहीं हो पाएगा एंड यूज भी नहीं हो पाएगा। सो ये डायबिटीज़ कोज कर देगा, जो कि एक क्रोनिक प्रॉब्लम है। और क्रोनिक प्रॉब्लम इसलिए बोलते हैं नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम के अंदर ये कोज होता है, या फिर काफ़ी लॉन्ग टाइम के अंदर ये प्रॉब्लम होती है पेशेंट को। सो जो लॉन्ग टाइम के अंदर प्रॉब्लम होने वाली होती हैं उनको क्रोनिक बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज के अंदर। एंड जो एक्यूट, जो कि शॉर्ट टाइम के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं उनको एक्यूट प्रॉब्लम्स बोलते हैं। सो एक छोटा सा एग्जांपल था। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी डायबिटीज़ के बारे में। बाकी आप नॉर्मल दवाइयाँ सब लोग जानते ही हैं। सो आज का टारगेट था ये 3 मेडिसिन्स बताने का, जो कि काफ़ी कॉस्टली होती हैं। सो पेशेंट को पहले पूछ के कि आप इतना अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते, उसके बाद में ये तीनों दवाइयाँ सजेस्ट की जा सकती, इनमें तीनों में से कोई भी एक दवाई सजेस्ट की जा सकती है। और होपफुली इससे पेशेंट को आराम मिलता है, क्योंकि ये दवाइयाँ पेशेंट तब लेता है या फिर रिक्वायरमेंट तब होती है जब बाकी दवाइयाँ ले चुका है और इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर रही हैं या फिर काम नहीं कर पा रही हैं। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट मेडिसिन्स हैं जो कि ऑब्वियसली हेल्प करेंगी। और थैंक यू for your cooperation and thank you for this video.